नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सैम्पलिंग मेथड्स टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे थे और आज हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 में स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है, नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अकर ओनली इन RSMB कंप्यूटर 2017-18 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। गैर प्रतिचयन त्रुटियां निम्न में से किसमें पाई जाती है? नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में पूछ रहा है। और सेकंड क्वेश्चन है, द एरर emerging out of faulty planning of the survey are categorized as, faulty planning survey are categorized as, ये आपके इन्वेस्टिगेटर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आगे के क्वेश्चन, नॉन रेस्पॉन्स इन सैंपल सर्वे मीन्स एंड देर आर मोर चांसेस ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर देन सैम्पलिंग एरर इन केस ऑफ, ये एसओ का पेपर 2011 में हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए। तो मतलब लगभग अब जो क्वेश्चन है वो एरर के संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस कंसेप्ट को समझ लेना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल एरर क्या है और सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं एरर्स, स्टैटिस्टिकल एरर कौन सी है और ये सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर कौन सी है। देखिए हम यूनिवर्स, पॉपुलेशन और दूसरा आपका होता है सैंपल। यूनिवर्स पॉपुलेशन से हम सैंपलिंग के थ्रू, सैंपलिंग प्रोसीजर के थ्रू सैंपल सेलेक्ट करते हैं और सैंपल सेलेक्ट करके इसके स्टैटिस्टिकल मेजर को कैलकुलेट करते हैं, जिसे आप स्टैटिस्टिक कहते हैं। और उस स्टैटिस्टिक की सहायता से यूनिवर्स के स्टैटिस्टिकल मेजर को एस्टीमेट किया जाता है और वो क्या कहलाता है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में पैरामीटर। ओके, तो यहां आप एक कंसेप्ट को समझे कि हम यहां पर सैंपलिंग प्रोसेस के थ्रू यूनिवर्स से सैंपलिंग यूनिट्स का चयन कर रहे हैं, सैंपल्स का चयन कर रहे हैं और उसके आधार पर यूनिवर्स के पैरामीटर को एस्टीमेट कर रहे हैं। तो निश्चित ही तौर से हम सैंपलिंग में कितनी ही प्रकार की केयरिंग कर लें, अच्छे से अच्छे मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सी सावधानियां रख लें, फिर भी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो स्टैटिस्टिकल जो इसकी वैल्यू आ रही है, इनमें डिफरेंस आना स्वाभाविक है। और ये जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस ही स्टैटिस्टिकल जो है एरर्स कहलाती है। और ये जो स्टैटिस्टिकल एरर है वो कौन सी कहलाती है? सैंपलिंग एरर कहलाती है। क्या कहलाती है? सैंपलिंग एरर। ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द सैंपलिंग एरर। तो आपको पता होना चाहिए कि सैंपलिंग एरर का मतलब क्या है कि यूनिवर्स के आधार पर सैंपलिंग, यूनिवर्स में से हमने सैंपलिंग टेक्निक का उपयोग करते हुए सैंपल का सिलेक्शन किया और सैंपल का सिलेक्शन करने के बाद उसका जो स्टैटिस्टिकल मेजर है यानी स्टैटिस्टिक है, उसकी सहायता से यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अलग अलग वैल्यूज को हम एस्टिमेट कर रहे हैं। और जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो क्या है? आपके पैरामीटर्स बन रहे हैं। तो इस स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर जो है स्टैटिस्टिकल मेजर, इनके बीच में डिफरेंस आना स्वाभाविक है और ये डिफरेंस आता है वो सैंपलिंग एरर कहलाती है। अब आपकी ये सैंपलिंग एरर जो है वो दो प्रकार की होती है। सैंपलिंग एरर को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपकी बाइज्ड सैंपलिंग एरर और एक होती है अनबाइज्ड सैंपलिंग एरर। देखिए बाइज्ड सैंपलिंग एरर का मतलब यह होता है कि पक्षपात हमने की है। जो इन्वेस्टिगेटर है वो पक्षपात करता है सैंपलिंग के दौरान और उस कारण से कोई एरर, उस कारण से जो आपका पैरामीटर और स्टैटिस्टिकल यानी एस्टिमेटेड वैल्यू और आपके पैरामीटर स्टैटिस्टिक के वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, तो वो आपका बाइज्ड सैंपलिंग एरर कहलाती है। परंतु जो संयोगवश है, जो रैंडम है, रैंडम फ्लक्चुएशंस के कारण होता है, इसमें इन्वेस्टिगेटर्स की कोई गलती नहीं होती है, तो वो प्रकार का जो है आपका अनबाइज्ड सैंपलिंग एरर कहलाती है। और इन दोनों प्रकार की एरर को हमें कम करना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक डिस्कशन किया था प्रिसीजन का, परिशुद्धता का, हमें इसको इंक्रीज करना है और इसको इंक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो एरर है वो हमारी कम होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने कहा एक तो सबसे पहला इस बाइसनेस को जितना हो सके उतना कम करने का प्रयास करना चाहिए और दूसरा हमें सैंपल साइज को इंक्रीज कर देना चाहिए। जैसे ही आप सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे
सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे तो इस प्रकार की जो एरर है वो संभावना कम हो जाएगी। यानी अब यहां पर एक चीज और समझ लेनी चाहिए, जो बाइस्ड एरर सैंपलिंग एरर होती है उसका नेचर जो होता है वो संचयी प्रकार का होता है, क्योंकि जब पक्षपात हो रहा है, पक्षपात हम जानबूझकर कर रहे हैं, तो इससे जो वेरिएशंस आएंगे, जो एरर होगी वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। परंतु जो अनबाइस्ड जो सैंपलिंग एरर होती है, जो रैंडम बेसिस होती है, जो संयोग पर आधारित होती है, वो इसका नेचर जो होता है क्षतिपूरक होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट रहते हैं। तो हम जैसे ही सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे तो इनका जो प्रभाव होगा पॉजिटिव नेगेटिव का खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से हमारी जो सैंपलिंग जो है, हमारा जो एस्टिमेशन जो होगा वो मोर एक्यूरेट होगा और ज्यादा परिशुद्धता के हम नजदीक पहुंचेंगे। तो ये आपकी सैंपलिंग एरर हो गई। दूसरा आपको यहां जो समझना है वो क्या है, नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होती है, अदर देन सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर। अब इसके पीछे जो कारण है वो कारण सैंपलिंग का कारण नहीं है, ठीक है, समझना है, सैंपलिंग का कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि सैंपल लिया और सैंपल लेने के कारण, सैंपलिंग का ही कारण नहीं है, यह कारण आपका यूनिवर्स में भी हो सकता है। यही मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो एरर है नॉन सैंपलिंग एरर, वो आपकी सिर्फ पॉपुलेशन सैंपलिंग के रीजन से ही नहीं, यूनिवर्स और सैंपल इन दोनों में विद्यमान रहती है। नॉन सैंपलिंग एरर इन दोनों में विद्यमान रहती है, पॉपुलेशन में भी हो सकती है और सैंपल्स में भी हो सकती है। और यहां हमें ध्यान रखना है कि ये एरर जो होती है वो कौन कौन किस किस कारण से होती है। जैसे फॉल्टी प्लानिंग कर लिया, फॉल्टी प्लानिंग, हमने प्लानिंग करते समय गलती करती, दोषपूर्ण प्लानिंग कर दी। हो सकता है हमने क्वेश्चनर बनाया और क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चंस अस्पष्ट क्वेश्चनर्स थे, स्केड्यूल्स बनाई, उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए वो अस्पष्ट थे, हमें जो रेस्पॉन्स मिला वो प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला, हमें डेटा अब अनअवेलेबल, मतलब जितना डेटा हमें रिक्वायर्ड था उतना डेटा हमें रिसीव्ड नहीं हुआ। इस कारण से क्या हुआ, जो है डिफरेंस आना स्वाभाविक है। तो इस कारण से जो डिफरेंसेस आया है आपके, वो सारा किसका पार्ट होता है, नॉन सैंपलिंग एरर का पार्ट होता है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो इफिशिएंट नहीं थे। तो अब इस प्रकार के एरर को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स है उनका चयन करना चाहिए, और प्लानिंग, परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, इन सब पर हमें फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, और उन जो गलतियां हैं उनको कम करने का प्रयास करना होगा, तब जाके हमारी नॉन सैंपलिंग एरर जो है रिड्यूस होगी। तो ये ध्यान रखना है यहां पर कि जो सैंपलिंग एरर होती है वो सिर्फ उसका जो स्कोप है, सैंपलिंग एरर का जो स्कोप है वो सिर्फ सैंपल है, परंतु जो आपकी नॉन सैंपलिंग एरर है उसका स्कोप सैंपल ही नहीं, आपका यूनिवर्स भी है, यहां पे भी गलतियां हो सकती है, यहां पर भी गलतियां हो सकती है। तो ये इस प्रकार की एरर जो है नॉन सैंपलिंग एरर कहलाती है। अब आइए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, वहां डिस्कशन करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं अभी तक हमसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 जो पूछा गया था, इसमें आपसे पूछा गया कि नॉन सैंपलिंग एरर कैन अकर ओनली इन, नॉन सैंपलिंग एरर कहां उत्पन्न होती है। देखिए, क्या सेंसस में या बोथ सैंपल एंड सेंसस में, नाइदर सैंपल और नॉर सेंसस एंड सैंपल सर्वे। तो बिल्कुल क्लियर आपका आंसर होना चाहिए कि ये आपके बहुत सैंपल एंड सेंसस दोनों में ये उत्पन्न हो सकती है। सिर्फ आप कहो कि नहीं ये तो यूनिवर्स में हो, ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्स और आपकी सैंपल सेंसस और इन दोनों में उत्पन्न हो सकती है। तो बी उत्तर इसका हो जाएगा। द एरर इमर्जिंग आउट ऑफ फॉल्टी प्लानिंग ऑफ सर्वे आर कैटेगराइज। देखो फॉल्टी प्लानिंग हुआ है, यहां पर सैंपलिंग में गलती नहीं है, फॉल्टी प्लानिंग हुआ है, तो इस प्रकार की एरर हमने पहले डिस्कस कर ली कि वो नॉन सैंपलिंग एरर का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, नॉन रेस्पॉन्स इन सैंपल सर्वे मींस, जब हम सैंपल सर्वे कर रहे हैं नॉन रेस्पॉन्स हमें प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है। देखो नॉन रेस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि हमने क्वेश्चनर भेजे परंतु जो है वहां से हमें क्वेश्चनर मतलब प्राप्त वापस रिटर्न हमें नहीं मिले, या हमने क्वेश्चनर भेजे परंतु सही रेस्पोंडेंट के पास नहीं पहुंच पाया, या जो जवाब देने वाले थे उन्होंने प्रॉपर जवाब हमसे नहीं दिए, अधूरे जवाब दिए। तो ये बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण से हम हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी नहीं रख सकते हैं। तो जैसे इसने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट बिल्कुल सही है, नॉन रिटर्न ऑफ क्वेश्चनर बिल्कुल सही है, रिफ्यूजल टू गिव इन्फॉर्मेशन बाय द रेस्पोंडेंट्स बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो फोर्थ नंबर है वही आपका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट, देयर आर मोर चांसेस ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर देन सैम्पलिंग एरर इन केस ऑफ, देयर आर मोर चांसेस ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर देन सैम्पलिंग एरर। ये कह रहा है कि इन परिस्थितियों में प्रतिचन त्रुटियों की अपेक्षा बिना प्रतिचन त्रुटियों की संभावना अधिक होती है। स्टडी ऑफ लार्ज सैंपल, बिल्कुल सही है। कंप्लीट इन्यूमरेशन हो सकती है। इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल संभावना है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यहां पर भी जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ नंबर डी जो है उत्तर आपका होगा। ये आपके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विथ इंक्रीज इन सैंपल साइज, सैंपल साइज को इंक्रीज करना, नॉन सैंपलिंग एरर यूजुअली। देखिए सैंपल साइज जब आप इंक्रीज करते हो तो उसका प्रभाव किस पे होगा, सैंपलिंग एरर पे होता है। जब कि हमने देखा है कि हमें प्रिसीजन को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, जो सैंपलिंग एरर उसे कम करना होगा। और सैंपलिंग एरर कब कम होगी, जब हमारी जो सैंपल साइज है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो यहां पर नॉन सैंपलिंग एरर जो है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, नो इफेक्ट आप कह सकते हो। जो क्वेश्चन है 2016 में कंपाइलर के एग्जाम में पूछा गया, सैंपलिंग एरर आर प्रेजेंट इन, सैंपलिंग एरर कहां पाई जाती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसका स्कोप जो होता है सिर्फ सैंपल ही होता है, सिर्फ सैंपलिंग में ही होती है, प्रतिचयन में ही पाई जाती है। नॉन सैंपलिंग एरर कैन अकर ओनली इन, नॉन सैंपलिंग एरर कहां उत्पन्न होती है, देखिए दोनों ही जगह उत्पन्न हो सकती है, आपकी सैंपल सर्वे में भी हो सकती है और सेंसस में भी हो सकती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और फिर आपका कोटा सैंपलिंग, देखो ये नॉन रैंडम सैंपलिंग का क्वेश्चन पूछा है हमसे। कोटा सैंपलिंग इस किस प्रकार की सैंपलिंग है, देखिए कोटा सैंपलिंग जो है नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है। जब हम मेथड्स ऑफ सैंपलिंग की डिस्कशन कर रहे थे तब हमने जो रैंडम बेस्ड सैंपलिंग और जो नॉन रैंडम है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों सैंपलिंग के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहां पर कोटा सैंपलिंग आती है। कोटा सैंपल में हम क्या करते हैं कि पूरी यूनिवर्स को हम हमारे आवश्यकता अनुसार अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं और ग्रुप में बांटने के बाद उनसे हमारी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है। किसी प्रकार की कोई रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसको हम कोटा सैंपलिंग करते हैं। परंतु दूसरा इसके अगेंस्ट जैसे क्लस्टर होती है वो रैंडम सैंपलिंग होती है, उसमें हम जो है अलग अलग क्लस्टर बनाते हैं और एक क्लस्टर के अंतर्गत जो सैंपलिंग यूनिट्स होती है उनमें जो है हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा होती है, बीजात्यता होती है, परंतु एक क्लस्टर और दूसरे क्लस्टर के बीच में होमोजेनिटी ज्यादा होती है। परंतु वहां पर जो क्लस्टर के अंदर जो सैंपल सेलेक्ट किया जाता है वो रैंडम बेसिस होता है, इस कारण से वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट होती है। परंतु कोटा सैंपलिंग इसके विपरीत है, यहाँ पर हम जो सैंपल सेलेक्ट करेंगे उसमें किसी प्रकार के कोई नियमों की हम पालना नहीं करते हैं, हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो सुविधा अनुसार होगा उससे सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर ये कौन सी पार्ट हो गई, नॉन रैंडम सैंपलिंग, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्चर सेलेक्ट अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट इज द, एक शोधार्थी कुल जनसंख्या से 100 का प्राथमिकता प्रतिशत चुनता है। अब जब हम 100 से एक प्रॉपर पॉपुलेशन में से 100 सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ये सभी क्या है, एक प्रकार से रेस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग का पार्ट आते हैं तीनों ही। और ये अनरेस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग कौन सी होती है, रैंडम सैंपलिंग। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रैंडम सैंपलिंग उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारे अभी तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, कंप्यूटर कंपाइलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस टाइप के जो एग्जाम्स है उसमें सैंपलिंग के संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया और ये यहीं तक कंप्लीट होता है। आगे हम इसकी प्रैक्टिस की बात करेंगे। धन्यवाद।